गुड इवनिंग, मैं दिनेश चौधरी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो देखते हैं कि मैंने पिछली क्लास में देखा था, क्या बताया आपको कि चित्तौड़गढ़ के बारे में हमने चर्चाएं की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में मैंने बताया था कि विजय स्तंभ जो कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ के ऊपर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और इसी के साथ आज आगे देखते हैं विजय स्तंभ के बारे में जो हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये कब बना। 1440 से 1448 के क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ और किसने किया? राणा कुंभा ने। कुल कितना मंजिला है? 9 मंजिला और 122 फीट इसकी हाइट है और आधार से इसकी चौड़ाई है 30 फीट। इसमें कुल कितनी सीढ़ियां हैं, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। और विजय स्तंभ को किन किन इतिहासकारों ने किन किन नामों से इसको संबोधित किया, ये चर्चाएं हम आज करेंगे भाई, ठीक है। तो देखते हैं हम विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ, ठीक है। विजय स्तंभ के बारे में तो इसका निर्माण कब हुआ? 1440 से 1448 में। किसने किया? तो राणा कुंभा ने। किसने किया? राणा कुंभा ने। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार देखते हैं कौन थे? जेता। और इसके सहायक कौन थे? नाथा, कोमा और पुंजा। ये तीनों थे इसके क्या थे? सहायक। और वास्तुकार कौन था? जेता। ये तीनों इसके सहायक हो गए, ठीक है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि इसका विजय स्तंभ का निर्माण किस उपलक्ष्य में हुआ? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण हुआ। मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण हुआ भाई, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या कि कुल कितना मंजिला है? 9 मंजिला। कितना है? 9 मंजिला, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी हो गई? 122 फीट। कितनी हो गई? 122 फीट। और इसकी चौड़ाई आधार से चौड़ाई, ये चौड़ाई कहां से? आधार से। कितनी है भाई? 30 फीट, ठीक है। 30 फीट। और कुल सीढ़ियां कितनी है? तो यहां लिख लो कुल सीढ़ियां कितनी है? 157 सीढ़ियां भाई। कितनी है? 157, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं इसमें क्या कि विजय स्तंभ जिसकी 9वीं मंजिल, उसके ऊपर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है भाई। कितनी बार? 9 बार, ठीक है। और इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति भी नहीं है और पहली मंजिल है जिस पर भगवान विष्णु का मंदिर बना है, ठीक है। और इसकी विशेषता देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका जो जीर्णोद्वार है, जिसका रंग रोगन, मतलब इसका दोबारा रंग रोगन जीर्णोद्वार बोल सकते हैं, जिसको किसने किया? स्वरूप सिंह ने। और देखते हैं आगे क्या, अगला पॉइंट लिखना, इसका जीर्णोद्वार किसने किया? स्वरूप सिंह ने।
ठीक है। और आगे मैंने बताया था इसकी नवीं मंजिल के ऊपर अरबी भाषा में 9 बार, कितनी बार? 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। ठीक है। और आगे देखते हैं कि इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं। इसका मतलब है कि इसकी बाकी 8वीं मंजिल को छोड़कर बाकी जो भी मंजिलें हैं उस पर कोई ना कोई किसी ना किसी की मूर्ति बनी हुई है। तो इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं कि इसकी पहली मंजिल पर भगवान विष्णु का मंदिर बना है। इसकी पहली मंजिल पर भगवान विष्णु का मंदिर बना है। ठीक है। फिर देखते हैं इसकी 9वीं मंजिल जिस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मतलब हुआ ये उपलब्धि है भाई, बनी हुई है, सॉरी लिखी गई है। इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है। और ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? तो इसके लेखक हो जाएंगे कवि अत्रि। लेखक कवि अत्रि। ठीक है। और इसको ये जो कवि अत्रि है इसको ये पूरा नहीं लिख पाए थे, इसके कारण इसको पूरा किसने लिखा? कवि महेश ने। तो आपको पूछे कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किसने लिखा? तो आप बताओगे कवि महेश ने। कवि अत्रि ने जो इसका लेखन शुरू किया था, लिख लेना, पूरा लिखा किसने? कवि महेश ने। ठीक है भाई। आगे हम देखते हैं कि विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर या फिर क्या कहते हैं भाई कि भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। तो लिखते हैं विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विजय स्तंभ की विशेषताओं से चर्चा की है। पहला था कर्नल जेम्स टोड, जिसने
विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। इसके बाद एक इतिहासकार आया फर्ग्यूसन, जिसने क्या कहा कि विजय स्तंभ तो रोम के टार्जन के समान है। फर्ग्यूसन सीधा लिख लेना। इसने क्या कहा, विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान बताया। ठीक है। फिर डॉक्टर सीमा राठौड़ आई, जिसने कहा कि विजय स्तंभ संगीत कला का विश्वकोश है। डॉक्टर सीमा राठौड़, इसने क्या कहा कि विजय स्तंभ संगीत कला का विश्वकोश। ठीक है। और राजस्थान का एकमात्र जो प्रथम स्मारक बना है, जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये भी लिख लेना कि राजस्थान का प्रथम स्मारक जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। आगे देखते हैं हम कि विजय स्तंभ को और किन किन इतिहासकारों ने किन किन रूप में माना या बताया। देखते हैं कि विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय की अनुपम निधि किसने बताई? डॉक्टर R.P. व्यास ने। ठीक है। फिर देखते हैं कि विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के रूप में किसने माना? तो आएगा उपेंद्र नाथ दे। ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं कि विजय स्तंभ को लोक जीवन रंगमंच के रूप में किसने बताया? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। विजय स्तंभ को लोक जीवन रंगमंच इसके रूप में किसने बताया? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ठीक है। ये हो गए भाई। इसके बाद
विजय स्तंभ के निर्माण में कुल लागत कितनी हुई? 90 लाख रुपए। कितनी? 90 लाख। और ये विजय स्तंभ किसको समर्पित है? तो आप बताओगे भगवान विष्णु को। ये भी लिख लेना कि कुल लागत कितनी है? कुल लागत 90 लाख। ठीक है। और ये विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित। और कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो आप भाई अब हम देखते हैं कि ये विजय स्तंभ की हमारी बातें पूरी हुई। अब हम देखते हैं कि कीर्ति स्तंभ जो कहा है चित्तौड़गढ़ में, तो कीर्ति स्तंभ के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं कि कीर्ति स्तंभ जिसका निर्माण किसने किया और कितना मंजिला है, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो हेडिंग लगा लेना कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के बाद में कीर्ति स्तंभ, जिसको क्या बोलते हैं? जैन प्रशस्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जैन प्रशस्ति। ठीक है। देखो इसमें क्या क्या लिखना है आपको कि ये कुल कितना मंजिला है? कुल, पहले देख लो इसका निर्माता कौन है भाई? जैन व्यापारी था। कौन है? जिज्ञासा। जैन व्यापारी कौन था? जिज्ञासा। इसका निर्माण करते हैं। फिर कुल कितना मंजिला है? कुल 9 मंजिला तो वो है, 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ है भाई। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई कितनी है? 76 फीट। और विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। ठीक है। यह जैन धर्म को समर्पित है। ठीक है। आगे देखना कि प्रथम तीर्थकारी थे हमारे कौन? आदिनाथ या ऋषभकेश। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकारी कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकारी कौन थे? ऋषभकेश। इनको क्या बोलते हैं? या आदिनाथ थे, उनको समर्पित है भाई। ठीक है। अब हम ये हो गए हमारे कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। अब हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ की और क्या क्या खास बातें हैं। तो देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता किसको बताते हैं भाई? राणा कुंभा को। और वास्तविक निर्माता मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़गढ़ का वास्तविक निर्माता कौन था? चित्रांगद मौर्य। जबकि आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा। ये भी लिख लेना यहाँ नीचे कि चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा। और वास्तविक कौन है भाई? वास्तविक हो जाएगा चित्रांगद मौर्य। और कब बना? 8वीं सदी के अंत में। ठीक है। और इसका मार्ग सर्पिलाकार है। ये मार्ग किसने बनाया? राणा कुंभा ने। तो लिख लेना कि चित्तौड़गढ़ का मार्ग, ये सीधा लिख लो, मार्ग सर्पिलाकार है, जिसको राणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया? राणा कुंभा ने बनाया। ये लो भाई।
ठीक है। और आगे इसकी विशेषता ये हो जाएगी कि इसकी आकृति कैसी है, व्हेल मछली के समान। किसके समान, व्हेल मछली के समान, ठीक है। इसी में लिख लो नीचे, इसकी आकृति, किसकी आकृति, चित्तौड़गढ़ की, कीर्ति स्तंभ की नहीं, चित्तौड़गढ़ की आकृति व्हेल मछली के समान है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में प्रति वर्ष चैत्र महीने में क्या लगता है, जोहर का मेला लगता है। कब, प्रति वर्ष चैत्र महीने में। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ में प्रति वर्ष चैत्र मास में जोहर मेला लगता है। कब लगता है भाई, चैत्र मास में जोहर मेला लगता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिसमें खेती की जाती है। तो लिख लेना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। खेती की जाती है। फिर देखना कि और क्या विशेषता है इसकी। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। आगे देखो कि इस दुर्ग पर पहला विदेशी आक्रमण किसका था, मामू का। चित्तौड़गढ़ पर पहला विदेशी आक्रमण किसका था, मामू का। कहां से आया था, अफगान से, अफगान से आया, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के बारे में एक बहुत ही अच्छा सा कथन है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये किसने दिया था, अबुल फजल ने। तो देखना चित्तौड़गढ़ का कथन, चित्तौड़गढ़ का कथन क्या है भाई, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये लो भाई, ये कथन है किसने दिया था, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने दिया, ठीक है। और इसका चित्तौड़गढ़ का छोटा दरवाजा, इसका छोटा दरवाजा क्या कहलाता है, लाखेटी पारा। इसका छोटा दरवाजा क्या कहलाता है, लाखेटी या लाखेटा पारा, ठीक है। ये लो भाई, ये हो गया आपके चित्तौड़गढ़ का और महत्व बातें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ के प्रमुख साक्य। 3 साक्य हुए थे। पहला हुआ था 26 अगस्त 1302 में, जिसमें केसरिया किसने किया था, रावल रतन सिंह ने, और जोहर किया था रानी पद्मिनी ने।
जिसमें आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था। ठीक है, इसके बाद दूसरा शाखा हुआ था 1534 में, जिसमें केसरिया किया था रावल बाग सिंह ने, और जोर किया था रानी कर्मावती ने, और आक्रमणकारी कौन था? गुजरात शासक बहादुर शाह। ठीक है, इसके बाद तीसरा शाखा हुआ था फरवरी 1568 में, और उस समय जोर केसरिया किसने किया? तो आप बताओगे कि फरवरी 1568 में केसरिया किया था फतेह सिंह सिसोदिया ने, और रानी थी फूल कमर, आक्रमणकारी था अकबर, और ये मेवाड़ का अंतिम और पहला और अंतिम शाखा था भाई। अब है चित्तौड़गढ़ के प्रमुख शाखे। पहला हो गया पहला शाखा कब हुआ था? 26 अगस्त 1302 में। केसरिया किसने किया? तो आप बताओगे रावल रतन सिंह। जोहर किसने किया? तो बताओगे रानी पद्मावती ने, रानी पद्मिनी ने। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये शाखा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। राजस्थान का चौथा पॉइंट हो जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। ठीक है, और दूसरा शाखा कौन सा है? दूसरा शाखा कब हुआ भाई? 1534 में। ठीक है, केसरिया किसने किया? रावत बाग सिंह। और जोर किसने किया? रानी कर्मावती ने, रानी कर्मावती। और आक्रमण किसने किया था? गुजरात शासक बहादुर शाह ने। किसने किया? बहादुर शाह ने। ठीक है, तीसरा शाखा हो जाएगा हमारा कौन सा? कब हुआ भाई तीसरा? फरवरी 1568 में, 1568 में। और केसरिया किसने किया था? फतेह सिंह सिसोदिया, जिसे हम फत्ता बोलते हैं, फतेह सिंह सिसोदिया। ठीक है, और जोर किसने किया? फूल कंवर ने। किसने? फूल कंवर ने। आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। ये सारी बातें याद होनी चाहिए। आक्रमण अकबर ने किया। मेवाड़ का पहला वे अंतिम शाखा था भाई, अंतिम शाखा ये लोग है। तो ये हुए हमारे चित्तौड़गढ़ के प्रमुख शाखे पूरे। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमारा
लगभग कंप्लीट माना जाता है। कोई एक दो छोटी मोटी बातें रही होगी, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं होंगी, लेकिन हमने मुख्य बातें इसमें देख लिए और देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।